बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में जो मोन्टाज आपने मुलाहिज़ा किया, इसमें बड़ी हद तक वाज़ेह है कि आज हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हुकूमत वक्त के लिए लोग कह रहे हैं बड़ा इम्तिहान है कि किस तरह से मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी को मुमकिन बनाया जाएगा। दूसरी जानिब नवाज लीग के हल्के में या मुस्लिम लीग नवाज का ये अभी तक जो सामने आई है राय, उसमें हसन इकबाल साहब की भी गुफ्तगू आपने सुन ली है। इसके अलावा मरियम औरंगजेब भी कह रही हैं कि किस तरह से हमें भेजा गया, शायद ये खुद हुकूमत बताए। तो अब दोनों जानिब ही खींचातानी की कैफियत है। नैब के केसेस नवाज शरीफ साहब पर मौजूद हैं, लेकिन अब एक और अबहाम ये भी है कि नवाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों हमने देखा मौलाना फजल रहमान साहब से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। जराए हमारे ये कह रहे हैं कि लंदन में काफी मुतहर्रिक हो गए हैं मियां नवाज शरीफ साहब। यहाँ मरियम नवाज साहबा को हमने देखा कि जब वो नैब पे पेशी के लिए गई तो वहां भी काफी हमें मुतहर्रिक दिखाई दी, लेकिन इस सब में एक अहम तरीन किरदार है मियां शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने अंडरटेकिंग दी थी कि बड़े मियां साहब की तबीयत जब बेहतर हो जाएगी, उनका इलाज मुकम्मल हो जाएगा तो वो वापस आ जाएंगे। इस सारे सिनेरियो के दौरान शहबाज शरीफ साहब बहुत खामोश दिखाई दे रहे हैं। फिर एक सवाल ये भी अहम है कि मौलाना फजल रहमान साहब की वो APC जो कहीं खो गई थी, जिसको ईद के बाद सड़कों पर भी आना था, ऑपोजिशन को बहुत सारे काम करने थे, वो भी कहीं सर्द खाने में पड़ी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आज की इत्तलात के मुताबिक आशूर के बाद फिर एक मरतबा प्लान हो रहा है कि APC कॉल की जाए। लेकिन इसमें क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज एक ही टेबल पर आकर और एक ही जो उनका टारगेट है उसको अचीव करेगी या नहीं, ये अहम तरीन सवाल है। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिन्होंने हमें वाइस स्काइप ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले तशरीफ थे हमारे साथ अजीम चौधरी, आप तज्जियाकार हैं। इसके अलावा हमें वाइस स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं जनक गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आप भी तज्जियाकार हैं। सर, आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। रऊफ क्लास्टर साहब और कमर चीमा साहब भी लेटर ऑन हमें ज्वाइन करेंगे। तो स्ट्रेटली जरा क्वेश्चन कर लेते हैं। अजीम साहब, आपसे जरा मैं सवाल करना चाहूंगी, मुझे बताएं कि आप वाकई नवाज शरीफ की वापसी हुकूमत वक्त के लिए बड़ा इम्तिहान है या ये इसी एक खास किस्म की खलबली है जो इस वक्त मच गई है? हुकूमत के लिए ये कोई बड़ा इम्तिहान नहीं है। अच्छा। बरतानिया के कवानीन जो लोग जानते हैं उन्हें इस बात का इदराक है, बरतानिया मुजरिमों को पनाह नहीं देता। वहाँ असाइलम दिया जाता है सियासी बुनियादों की वजह से, लेकिन अगर कोई मुजरिम वहाँ जाए तो मुजरिम को वो सियासी पनाह नहीं देते। मुजरिम को दुनिया में किसी भी जगह पर सियासी पनाह नहीं मिलती। यह नवाज शरीफ साहब और बरतानिया जाने हुए एक एफिडेविट देना पड़ता है, एक फॉर्म पर दस्तखत करने पड़ते हैं कि आप कन्विक्टेड तो नहीं है, और वहां पर भी आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि क्या आप कन्विक्टेड हैं और आप यहाँ कितना अर्सा ठहरेंगे। बरतानिया एंट्री के लिए 6 महीने का वक्त दिया जाता है और 6 महीने गुजरने के बाद आपको बरतानिया से लौटना पड़ता है या किसी दूसरे मुल्क जाएं। अगर आपके पास मल्टीपल वीज़ा है तो आप किसी दूसरे मुल्क जाके वापस बरतानिया जा सकते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि आप 180 दिन से ज़्यादा वहाँ पर ठहर सके। मियां नवाज शरीफ साहब एक मुजरिम है और उन्हें एक ख़ास रियायत के तहत यहाँ से भेजा गया। हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया को ये बाकायदा तहरीरी तौर पर आगाह किया कि हम इस मुजरिम के इलाज के लिए इसको यहाँ से भेज रहे हैं। अच्छा। और इसकी ये शराइत है, वो शराइत भी उन्होंने बरतानिया को बता दी और पाकिस्तान एम्बेसी के इल्म में भी मौजूद है। मियां नवाज शरीफ साहब खुद एक अंडरटेकिंग देकर गए जिसके जमानती उनके भाई हैं, और उनके भाई को यकीनन तलब किया जाएगा कोर्ट में। अब जब ये मामला दोबारा कोर्ट में जाएगा और उनको इश्तहारी करार दिलवाने के लिए एक प्रोसीडिंग होगी, उसमें जब वो तशरीफ लाएंगे कोर्ट में तो वो बताएंगे कि जी जो अंडरटेकिंग मैंने दी थी उसका क्या बना। अच्छा, यानी ये इतना सादा मामला है कि वो वापस आ जाएंगे या हुकूमत के लिए बड़ा मसला नहीं है? अजीम साहब, आपकी तो ये टेक है। मैं जरा जनरल साहब से बात कर लूं इस मामले पर। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, मामला ये है कि एवनफील्ड रेफरेंस के हवाले से अगर हम बात करें तो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो अपील की समाअत है वो मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 8 माह बाद जो है बेंच बैठेगा 1 सितंबर को। आप समझते हैं कि इन सारे मामलात के तनाजुर में मुस्लिम लीग नवाज की पोजीशन कमजोर हुई है? जो नवाज शरीफ साहब के हालिया राब्ते हैं मौलाना फजल रहमान साहब से, इसको किस तनाजुर में देखते हैं आप? देखिए, चीज तो बड़ी वाज़ेह इस वक्त जो हुई है कि हमारी सियासत, निज़ाम अदल
आपस में गठबंध होकर रह गए हैं और हमें समझ नहीं आती कि सियासी अमल कहाँ तक पहुंचा है और हमारा निज़ाम-ए-अदल उसमें क्या किरदार अदा कर रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, ये जो मियां नवाज शरीफ साहब की बीमारी थी और इसका बाहर जाना था, ये बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। की आवाज नहीं आ रही। हैरानगी इस बात पर है कि हुकूमत के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो बात ये कर रहे हैं कि हमें चेक करना चाहिए कि लेबोरेटरीज में ये कैसे कुछ हुआ है, इस किस्म की गड़बड़ हुई है। तो है पंजाब में कुछ भी फज हुआ है जहाँ से लेबोरेटरीज, यानी कि फजिंग हुई है आपके कहने का मतलब? नहीं जी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हुकूमत वक्त ये बात कर रही है। अच्छा। तो ये हुकूमत वक्त ने चेक क्यों नहीं कर लिया इस वक्त तक? लेबोरेटरीज भी उनके अंडर कमांड है, हॉस्पिटल भी उनके हैं, सब कुछ उनके हैं, तो अभी तक चेक कर लेती है हुकूमत। लेकिन गुलाम मुस्तफा ये साहब, है कि हुकूमत और आप कंटिन्यू कीजिए गुलाम साहब। जी, मैं कह रहा हूँ हुकूमत और मुस्लिम लीग नवाज दोनों पूरा सच नहीं कह रहे हैं, इसलिए अवाम में एक इब्हाम जानबूझकर फैलाया जा रहा है। अच्छा। और ये इतना बड़ा इसमें स्पेस है कि दोनों पार्टीज अपने अपने क्लेम के पीछे काफी सारे दलीलें लेके आ जाती है। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज की जो पोजीशन है वो लगातार कमजोर पड़ रही है, क्योंकि उनका कोई एक वाज़ेह बयानिया आपके सामने नहीं है इस वक्त। ठीक है। पहले भी तकसीम नजर आ रही थी, अब वो और वाज़ेह होते जा रही है। हाँ। इसमें मियां शहबाज शरीफ का चुप रहना, क्योंकि वो गारंटर है इस सिलसिले में, उनका कुछ बात ना करना और किसी एक तरफ भी राय ना देना, हाँ। वो बड़ा मानी खेज है इसमें। क्योंकि अगर मियां शहबाज शरीफ से गारंटी ना देते, उनकी पर्सनल गारंटी ना होती, तो शायद हमारी अदालतें के लिए कुछ मुश्किल पेश आती। अब उनकी गारंटीज पे गए हुए हैं बाहर। अगर हुकूमत और अदालतें हमारी वो गारंटी कॉल बैक कर लेती हैं, तो मियां शहबाज शरीफ को मुसीबत पड़ती है ये। क्योंकि मियां नवाज शरीफ का वापस आना, मेरा अपना जाती ख्याल ये है, कोई नहीं वापस आएंगे और हुकूमत अगर चाहेगी तो उनको लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इसमें दो हुकूमतों के मामला, दो स्टेट्स के आपस में जो मामला हैं, वो बीच में आड़े आ जाएंगे। पहले भी हमारे जो कुछ इस किस्म के, मुस्तफा साहब, मैं आपके पास दोबारा आ रही हूँ, क्योंकि जो नुक्ता आपने बयान किया है कि हुकूमत वक्त के पास जो लेबोरेटरीज हैं या टेस्टिंग है या बाकी सारी चीजें जो हैं वो उसके इख्तियारात में हैं, तो सवाल यहाँ पर यह है, वजीर सेहत पंजाब ने आज अपना रद्द-ए-अमल भी दिया है इसके ऊपर। यास्मीन राशिद साहिबा ने, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ हुकूमत और अदालत से वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे। फिर वो ये भी कह रही हैं कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स जो हैं वो बेहतर हो रहे थे जब वो यहीं पर थे। तो फिर शायद वो आपका नुक्ता अहम है कि जो कुछ टेस्ट हुए या जो कुछ दिखाया गया अदालतों के अंदर, उस वक्त के मामलात को भी क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके हम कमर चीमा साहब से भी बात करेंगे और उनका तज्जिया भी जानेंगे कि क्या मौजूदा हालात के तनाजुर में ऑपोजिशन का इत्तेहाद किसी सतह पर होता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं, और मियां नवाज शरीफ की वापसी क्या वो खुद तशरीफ लाएंगे या फिर जो हुकूमत जिस तरह से एक मफरूर मुजरिम के हैसियत से उनको वापस लाना चाह रही है, तो वो उसी तनाजुर में फिर वापस आएंगे। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू आर वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले ये नुक्ता छोड़ के गए थे कि क्या मामलात हैं मियां नवाज शरीफ की वापसी के। लेकिन कमर चीमा साहब, आपको शामिल गुफ्तगू करते हुए मैं ये सवाल उठाना चाह रही थी कि अपोजिशन बारहा ये सवाल उठा रही है कि वजीर आजम जो हैं यानी कि इमरान खान साहब, वो कैसे एनआरओ दे सकते हैं? वो उनको सिलेक्टेड भी कहते हैं और बाकी सब कुछ भी कहते हैं। तो एनआरओ के मामले पर आज जो है शिबली फराज साहब ने ट्वीट भी किया, उसमें सारे मुहर्रिकात लिख दिए कि किस तरह से अपोजिशन एनआरओ मांग रही है। ये आपको कन्विंसिंग लगता है और आपको लगता है कि एनआरओ वाली जो पोजीशन है वो वजीर आजम ने तो बिल्कुल साफ लहजे में मना किया है कि एनआरओ में किसी सूरत नहीं दूंगा, तो इस सिचुएशन में क्या नेक्स्ट आपके जहन में क्या ऐसी चीज आती है जो कि मुस्लिम लीग नवाज को फेवर कर जाएगी इस सिनेरियो में? देखिए, अगर ठीक देखा जाए और इसका एनालिसिस किया जाए तो इमरान खान साहब तो ऑलरेडी एनआरओ दे चुके हैं। तो नवाज शरीफ साहब का बाहर जाना है वो इस चीज की अलामत है कि हुकूमत के दरमियान और अपोजिशन के दरमियान और बाकी जो मामलात अदारों के दरमियान ये बात तय पा गई है
कि नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान नहीं रह, अगर वो पाकिस्तान रहते हैं तो जिस शद्दोमर्द के साथ पीएमएलएन पॉलिटिक्स कर रही थी और जिस तरह नवाज शरीफ साहब पेशियां भुगतते थे और पार्टी के अंदर मोबिलाइजेशन थी, तो वो तो एक माहौल तो पहले था, वो तो गवर्नमेंट उससे अवॉइड करना चाहती थी क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है हम लोग काम करें, डेवलपमेंट करें, पॉलिटिकली इंगेज ना हो अपोजिशन के साथ। अच्छा। जबकि अपोजिशन को अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी तो एनआरओ चाहती नहीं है, वो तो केस लड़ रहे हैं और उनके पास हुकूमत भी है और वो तो किसी किस्म की ये जो अपोजिशन की तहरीक है उसको वो कभी भी मोबिलाइज नहीं होगी, क्योंकि अगर इसकी बात भी होते हैं तो पीपल्स पार्टी मैक्सिमम सिंध में ही वापस आ सकती है, तो इतने बड़े एक्सरसाइज करने का फायदा क्या। और पीएमएलएन ये चाहती है कि अगले 2-3 साल इसी तरह मरियम नवाज भी नहीं चाहेंगी कि इलेक्शन हो, नवाज शरीफ साहब भी नहीं चाहेंगे इलेक्शन हो, शायद शहबाज शरीफ साहब चाहते हो कि इलेक्शन हो, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ को पता है कि अभी उनके मामलात इतने क्लियर नहीं है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो वो पावर स्ट्रक्चर में वापस आ सकते हैं। जबकि शहबाज शरीफ ने जो सोहेल वड़ैच साहब को इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू तो नहीं है, जो निजी महफिल में बैठ कर उन्होंने कहा था कि मुझे कहा गया था आप आए और हम मामला तय करते हैं, तो जो अगर थोड़ी बहुत उम्मीद है, लेकिन वो भी किसी और तरीके से स्ट्रक्चर में आना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ फजलुर रहमान अकेले का ही मसला ये है कि वो अगर इकट्ठा कर पाएंगे जो लोग कभी भी नहीं कर पाते। और इमरान खान साहब को मैं बता दूं, ना तो उन्होंने कोई नया केस इनिशिएट किया है, ना उनसे कोई जो ऑलरेडी केसेस मिले हैं उसमें नहीं है। देखिए आपका ना ही कमर साहब, लास्ट में आपका जुमला सुन नहीं सकी, क्या कह रहे हैं आप इमरान खान साहब के मामले पे, क्या बात कह रहे हैं कमर साहब? कि इमरान खान साहब आगे ही अकाउंटेबिलिटी के नारे पे थे, और अगर अकाउंटेबिलिटी जिसकी करनी कोई मदद छोड़ गया और जिस अकाउंटेबिलिटी करते थे, साद रफीक के मामले में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट देखिए आप, जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी की मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। अब जरा लाइन में डिस्ट्रॉशन है कमर साहब, वो क्लियर करते हैं। मैं जरा बात करना चाहती हूँ अजीम साहब, अगर हम कमर चीमा साहब की बात को कंसिडर कर लें कि हुकूमत वक्त ने एक एनआरओ कर लिया किसी हद तक, जो कमर साहब कह रहे हैं कि वो आप चले गए और बाकी सारा कुछ, आप इस बात को इस पर कन्विंस हैं कि एनआरओ जैसी नौयत, ज़ाहिर कंप्लीट एनआरओ तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन एनआरओ जैसी चीज एक हो गई है नवाज लीग के साथ, तो वो जो एक बात थी अकाउंटेबिलिटी वाला जो सवाल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो कहीं पीछे रह गया है उनका मामला। जिस वक्त मियां नवाज शरीफ के बाहर जाने का वक्त था, उस वक्त सबसे ज्यादा जो ये आवाज मुझे वापस आ रही है, ठीक है। ओ अच्छा, आपको एक और ही आवाज। सबसे ज्यादा जो वकील बनी हुई खातून थी वजीर साहिबा, वो यास्मीन राशिद साहिबा है और वो खुद डॉक्टर हैं। उस वक्त के डॉक्टर्स ने, हुकूमत ने और बाकी कुछ इदारों ने मिलकर मियां नवाज शरीफ को एक मुश्तरका तौर पर एनआरओ दे दिया हुआ है। अच्छा। अब उस एनआरओ को अगर वो वापस लेना चाहते हैं तो उसके रास्ते मौजूद हैं, लेकिन उसके नतीजे में सियासी तौर पर क्या पाकिस्तान में कोई हिजान पैदा होगा? हाँ। अगर मियां नवाज शरीफ यहाँ आएंगे तो वो जेल चले जाएंगे, कोई सियासी हिजान भी पैदा नहीं होगा। जरूरत जो इस वक्त मौजूद नजर आ रही है वो ये नहीं है कि मियां नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, वो ये है कि FATF के लिए जो मतलूबा कवानीन अमेंड करने की जरूरत है, उस पर अगर अपोजिशन वोट दे दे तो ये सब चीजें उसी तरह वापस अपनी जगह पर चली जाएंगी, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीरों से चोर डाकू लुटेरे लूट के ले गए, लेके आएंगे, छोड़ेंगे नहीं, पैसा बाहर है, वो सब चीजें उनकी तकरीरों में से हज़फ हो चुकी हुई हैं अब। और अगर उन्हें वो सब कुछ काम करने हैं तो फिर उनको कुछ और करना पड़ेगा। और अगर अपोजिशन नहीं मान रही FATF की अमेंडमेंट्स के लिए, तो यकीनन उसके लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तरीका कार इख्तियार किया जाएगा। और कल शहजाद अकबर ने ये कहा कि हम हर सूरत ये करवाएंगे। उसके लिए क्या आर्म ट्विस्टिंग होगी, उसके लिए क्या निगोशिएशंस होगी, उसके लिए क्या इदारों को इस्तेमाल किया जाएगा, क्या तरीका कार इख्तियार किया जाएगा, क्या नैब को इस्तेमाल किया जाएगा, कोई ना कोई जरिया तो इन्होंने इस्तेमाल करना है उस कानून को बदलने के लिए। और जहां तक मामला एनआरओ लेने या देने का है, शिबली ने आज जो पेपर्स दिए हैं वो तो पहले भी बाहर आ चुके हुए हैं। स्पीकर के घर पे मीटिंग थी जहां तमाम जमातें मौजूद थी और वहां पर ये डिस्कशन हो रही थी
जिसमें ये मौजूद था कि नैब के जिम्मे वो मुकदमा ना किया जाए हाँ। इसकी मालियत 1 अरब रुपए से कम हो। तो ये भी तो एक एनआरओ ही मांगना था और क्या था। बिल्कुल ठीक है अजीम साहब, बिल्कुल सही नुक्ते पर आ गए हैं हम। लेकिन गुलाम मुस्तफा साहब, मैं ये जानना चाह रही थी कि ये सारा सरफेस पर चीजें हैं, कुछ चीजें बिहाइंड द कर्टन भी हैं। मुझे ये बात जरा समझाएं मेरे नाजरीन को भी कि मौलाना फजल रहमान साहब किन लोगों पर तकिया कर रहे हैं, क्योंकि अगर जो अभी तक के तज्जिए हैं उस पर ही हम बात कर लें तो मियां नवाज शरीफ तो वापस आकर भी जेल में बैठे होंगे। मरियम नवाज साहबा कैसे कोप अप करेंगी चीजों को? क्या सड़कों की सियासत आप देख रहे हैं या नहीं? क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब जो एपीसी बुला रहे हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी रिलक्टेंट होती है आने में, नवाज लीग के अपने एजेंडाज होते हैं, तो वो उस सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं गुलाम मुस्तफा साहब? देखिए, तो ऑपोजिशन के पास कोई वाज़ेह एजेंडा नहीं है अदर देन ऑपोजिशन टू पीटीआई गवर्नमेंट जी। और उस ऑपोजिशन में भी चूंकि उनके पास काफी मौके थे असेंबली के अंदर, असेंबली से बाहर, वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने जानबूझकर उनको जाने दिया और उस पर हुकूमत की कोई खास ऑपोजिशन नहीं दिखाई गई, चाहे वो बजट का मसला हो या मुख्तलिफ किस्म के जो कानून के पैसे का मसला हो। तो कुछ तो मामला ऐसे हैं जिसपे ऑपोजिशन है, लेकिन ज्यादातर उनका कोई प्रिंसिपल वाज़ेह नहीं है। ओके। हर एक का अपना अपना एक मकसद है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान को जो चीजें तंग कर रही वो मुख्तलिफ है उससे, जो अपना पीस पार्टी का मसला है या पीएमएल नून का मसला है। नवाज शरीफ साहब अगर वापस आ भी जाए तो देखिए स्ट्रीट पावर अगर है किसी के पास तो सिर्फ फजल रहमान साहब हैं इस वक्त। अच्छा। तो फॉलो डेडिकेटेड भी है और उनसे अगर आप ये समझते हैं कि वो इकट्ठा कर लेंगे तो डेफिनेटली वो कुछ लोग इकट्ठा जरूर कर लेंगे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखिए कि तकरीबन तमाम जितनी भी हमारी सियासी लीडरशिप है जिनकी हम बात कर रहे हैं अपोजिशन में, इनकी क्रेडिबिलिटी काफी मुतासर हुई है अवाम की नजरों में, आम लोगों की नजरों में। अब इनकी बात पे आम लोग आंखें बंद करके यकीन नहीं कर सकते, चाहे वो पीस पार्टी हो, पीएमएलएन हो या हमारे मौलाना फजल रहमान साहब हो। तो देखिए जाके जब हम बात करते हैं नून लीग की, तो जो वोट के दो वाला बयानिया मियां नवाज शरीफ साहब और मरीम बीबी लेकर आए थे, वो तो नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने से खत्म हो गया। चाहे वो एनआरओ था तब भी, एनआरओ नहीं था तब भी, आइकर वे ये मसला उनके लिए बहुत बड़ा है कि वो दोबारा कैसे उस मोमेंटम को बिल्डअप करेंगे। पीस पार्टी जो किसी जमाने में अवाम के दिल की धड़कन समझी जाती थी, वो इस वक्त अवाम के दिलों से निकल चुकी है, बहुत लिमिटेड है, तो वो सिंध के किसी इलाके में है। फजल रहमान साहब के पास इनकी पावर, स्ट्रीट पावर है। अच्छा। फजल रहमान साहब का जो एजेंडा है वो वहां से नहीं है लोगों की नजरों में कि क्या है उनका एजेंडा। लेकिन गुलाम मुस्तफा साहब, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें, लेकिन पिछला जो हमने देखा था, जो धरना कह लें या मार्च कह लें मौलाना फजल रहमान साहब का, उसमें मौलाना ने कहा कि हमें भेजा जा रहा है तो हम वापस आ रहे हैं। फिर आप याद रखिएगा कि चौधरी शुजात साहब की भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की गुफ्तगू जो है वो मीडिया पर गर्दिश करती रही कि मौलाना फजल रहमान साहब को कैसे हटाया गया, कैसे भेजा गया। ये सारी चीजें भी हमारे सामने ही होती रही हैं। फिर जब आप दोबारा इस बात को ये कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ही है जो स्ट्रीट पावर दिखा सकते हैं, दूसरी जानिब जो नुक्ता अजीम साहब ने उठाया कि FATF के कवानीन के हवाले से जो बात शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि उसको तो हमने, ज़ाहिर शहजाद अकबर साहब भी कह रहे हैं उसको, और पूरी हुकूमत की काबीना के लोग कह रहे हैं कि हम हर तरह से उसकी कानून साजी करेंगे। तो अब अगर इन दोनों चीजों को हम सामने रखेंगे, इस दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मूव क्या बनेगा, फिर उसके साथ मुस्लिम लीग नवाज का मूव क्या बनेगा? जिस मोमेंटम की आप बात कर रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट कि शायद वो बनाने में वक्त लग जाए या शायद उसका अभी वक्त नहीं आया। कमर चीमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आकर इसी बात को कंटिन्यू करेंगे कि इस वक्त चाहे एनआरओ के मामलात हो या FATF के मामलात हो, फिर उस APC के मामलात हो, तो इन तमाम तर तनाजुर में पाकिस्तान की सियासत से उठने वाले इस धुएं के असरात अवाम पाकिस्तान पर कैसे पड़ेंगे, जरा इस पर बात कर लेते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे सवाल रखा था आपके सामने कि क्या इस वक्त मौजूदा हालात में, जबकि एनआरओ की भी बाज़गश्त एक मरतबा फिर शुरू हो चुकी है, फिर एफएटीएफ के मामलात हमारे सामने और ज़ाहिर उस पर कानून साजी होनी है, अपोजिशन बिखरी है, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं रऊफ क्लास्टर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर। रऊफ साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। रऊफ क्लास्टर साहब, ये क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं? सियासत के जो पूरा मैदान है उसमें शहबाज शरीफ साहब की खामोशी एक तरफ है, नवाज शरीफ साहब के टेलीफोनिक राब्ते हैं मौलाना फजल रहमान साहब से, इधर हुकूमत वक्त को कानून साजी करनी है एफएटीएफ के मामलात पर। क्या डेवलपमेंट देख रहे हैं, क्या फोर्सी कर रहे हैं, क्या वाकई कोई हिजान पैदा होगा, ये मामलात अफवाम और तफहीम से हल हो जाएंगे? बड़े आपने अहम सवाल उठाए हैं, तीनों चारों बड़े अहम है, लेकिन मैं एफएटीएफ के हवाले से बताता जाऊँ, ये कानून साजी जो करनी थी वो हो चुकी है। वो ऑलरेडी ईद से पहले आपको याद होगा वहीं से सारी सरगर्मियां शुरू हुई थी। सो हुकूमत और वहाँ पे इनके दरमियान जो गुफ्तगू शुरू हुई थी या मुज़ाकरात हुए थे अपोजिशन पे, आपको याद होगा स्पीकर असद फैसल साहब के घर पे, और बाद में शामिल कुरैशी साहब ने हाउस में आके कहा था कि देखें कि अपोजिशन जो है ये मुल्की आके मफादात से बात करने की बजाय ये अपना एनआरओ मांगना चाहती है, हमसे मैच खत्म कराना चाहते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग के क्लासेज है उनमें भी तब्दीली लाना चाहते हैं। सो उन्होंने जो उनको आके पहली दफा में पता चला हुकूमत से कि ये जो अपोजिशन है तो इस बात में ज्यादा इंटरेस्ट रखती है कि नवाज शरीफ साहब पे या जरदारी साहब पे या दीगर केसेज जो है इनको चेंज करो। स्पेशल नायब का जो रोल है इसको अगर खत्म नहीं कर सकती तो एफटीएफ वाला जो मसला है वो तो बड़ी हद तक मेरा ख्याल है वो ऑलरेडी वो हुआ है, ठीक है, क्योंकि जिन लोगों ने करवाना था आपको पता है हमारे जो आज नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं तो उन्होंने मेरा ख्याल है दोनों को बिठा के समझा दिया था, पीपल्स पार्टी को भी नवाज लीग को भी, और कहा था कि ठीक है हम आपको ऐसा कंसेशन देंगे लेकिन आप इन शराइत पे ना आए, जहाँ जो आपको कहा जा रहा है आप इसको करें ताकि पेरिस में हम जब जाएं या वहाँ पे यूरोप में इसको मामला एफटीएफ के बड़ा सेंसिटिव इशू है तो वो तो मेरा ख्याल सेटल हो गया। लेकिन उसी एफटीएफ से ही सारे मसले ये दे रहे हैं जो आपने दो बातें की हैं कि शहबाज शरीफ साहब खामोश हो गए यकदम और बड़े नवाज साहबा भी वो सामने आई है, फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो राब्ते करना शुरू हो गए। एक चीज अगर आप देखें जब से यहाँ पे वो तरमीम आई थी वो मुद्दत मुलाजमत के लिए 3 साल वो बढ़ाई गई थी, यहाँ पे आपको याद होगा वोट डाला गया था पार्लियामेंट में, तमाम पार्टी ने दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उसके बाद बड़ी पाकिस्तान के मंजरनामे में बड़ी चेंजेस है क्योंकि समझा ये जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है उन्होंने किसी स्टेज में फैसला किया है कि हमें जरा न्यूट्रल रहना चाहिए। हमने सारे अंडे उठा के एक ही बास्केट में डाल दिए। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी पे ये लग रहा है कि बार बार हम कह रहे हैं एक ही पेज पे हैं फौज इमरान खान के साथ है, और इमरान खान साहब भी इस बात से ज्यादा उठा के बताते हैं लोगों के आर्मी मेरे साथ है, सारे इंस्टीट्यूशन मेरे साथ है। तो शायद उससे ये इमेज जा रहा है कि हुकूमत जहाँ भी गलतियां करती है तो इसके बैक्सेस हैं, करप्शन की चीजें आती हैं, इनएफिशिएंसीज आती हैं, या स्कैंडल्स आते हैं या क्राइसिस आते हैं, जैसे आई गंदम और इसका आया हुआ शुगर का आया हुआ है या और महंगाई वगैरह। तो लोग जब ये सुनते हैं एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है पीछे से सारी की सारी इमरान खान साहब को, तो थोड़ा सा ब्लेम उधर शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसा एक थिंकिंग आपको नजर आती है, क्लियर आपको डिफरेंस नजर आती है। एस्टैब्लिशमेंट 2 साल पहले इतनी ओनरशिप लेती थी इमरान खान साहब की, अब उन्होंने थोड़ा सा न्यूट्रल रहने का फैसला किया। न्यूट्रल के अब आप इसको पूछेंगे कि न्यूट्रल किस जबान में कहते हैं, कैसा लगता है? मतलब मरियम नवाज साहबा ने जिस तरीके से मैप पे जाकर चढ़ाई की है उन्होंने बंदूकों के साथ, वो कहते हैं कि गेट अवे विद दैट बॉल, उनका वो जमानत पे है, जमानत पे होते हुए उन्होंने जाके जो पूरा अपना शो किया, फिर उन्होंने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान साहब को लताड़ के रख दिया उन्होंने, बड़ी उनके आपने सुनी है सब लोगों ने। उससे लगता है फील होता है कि वो एस्टैब्लिशमेंट जो है ना अगर थोड़ा सा न्यूट्रल ग्राउंड दे रहे, नहीं तो अगला काम तो ये होना चाहिए था कि हुकूमत जो है दोबारा जाती, नैब दोबारा जाती, वट सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं जिनको अपनी जमानतें दी हुई है वो सदान तो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भी कर रहे हैं, वो लड़ाई झगड़े भी कर रहे हैं, वहाँ पथराव भी हो रहा है, तो इनको दोबारा वापस अब बंद करें। ऐसे नवाज शरीफ साहब के साहब ने बताया कि वो लंदन से बैठे हैं और वहाँ से कॉल भी कर रहे हैं, तो बीमारी अपनी भूल गए, बीमारी सही कर है कि आप उन्होंने पोलिटिकली तौर पर अच्छी चीज हिस्सा लेना शुरू कर दिया। तो उससे ये लगता है कि ये फैमिली जो हाउस ऑफ शरीफ इन्होंने मेरा ख्याल है तरमीम में वोट डाल के जो जनरल बाजवा साहब की बचत मुलाजमत के लिए आई थी उसमें डाल के उन्होंने बड़ी हद तक अगर अपनी फेवर में नहीं किया सपोर्ट भी, अगर फेवर में नहीं है वो उसके एस्टैब्लिशमेंट शरीफ खानदान के केसेस पे या जरदारी साहब पे, तो कम अज कम उन्होंने किसी हद तक उनको न्यूट्रल रहने का कुछ फैसला किया है। कोई स्पेस उन्हें ब्रीदिंग स्पेस नजर आ रही है। अदरवाइज नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहबा जो है मैं नहीं मानता कि अगर उनकी कहीं ना कहीं कभी बातचीत की हौसला अफजाई कहीं पर थपकी ना होती, मैं नहीं समझता कोई तरह वो सामने आते और ये सारे उनको चीज करते।
और उसका रिएक्शन भी हमें नजर आ रहे हैं इमरान खान साहब की पार्टी में। उनके वजीर बाकी सारे काम छोड़ कर देखें, कल परसों से 2-3 दिन से वो आज हिट कर रहे हैं उसके नवाज शरीफ साहब को, बार बार कह रहे हैं जनाब अब तो वो मुलजिम थे, वो वहाँ बीमार थे, बीमारी का उन्होंने बता के गए थे, अब आपने पोलिटिकल एक्टिविटी शुरू कर दी है, यूपी का लेटर लिख दिया उन्होंने बना बना। तो उनको एम्बेरसमेंट नजर आ रही है। और ये बात उस कैंप को पता है मेरा ख्याल में इमरान खान साहब को कि अगर मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब पोलिटिकली एक्टिव हुए हैं तो कुछ और बड़े घर से इनको थोड़ी सी कहीं ना कहीं से ब्रीथिंग स्पेस मिली है। अच्छा, मैं लास्टली एक ओपिनियन लेना चाह रही हूँ जरा अजीम चौधरी साहब से, फिर आपकी तरफ आती हूँ। अजीम साहब, आपको नवाज शरीफ की वापसी नजर आ रही है, यानी वो वापस आ रहे हैं चाहे तरीकेकार कोई भी हो? अगर हुकूमत ने ये फैसला कर लिया कि नवाज शरीफ को वापस लाना है, हाँ, तो उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा। ओके, बस ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट रह गया। गुलाम मुस्तफा साहब, आप क्या देखते हैं इस मामले को? नवाज शरीफ साहब खुद तशरीफ लाएंगे या हुकूमत वक्त की मशीनरी उनको वापस लेकर आएगी? जी ना, वो खुद तशरीफ लाएंगे, ना ही हुकूमत वक्त की जो मशीनरी है ओके, उसको वापस ला सकेगी। ये मामला आप यूं ही लटके रहेंगे। ठीक है। रऊफ क्लासरा साहब, व्हाट डू यू थिंक अबाउट के कैसे आना होगा नवाज शरीफ साहब का? एक लाइन में, आ रहे हैं नहीं आ रहे? मेरा ख्याल है दोनों सूरतों में भी उनका आना मुश्किल लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है जल्दी दोनों सूरतों में हो जाएंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अजीम चौधरी साहब, जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, रऊफ क्लासरा साहब एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कमर चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज प्रोग्राम का मकसद ये था कि जो इस वक्त सियासी उफक पर चेमगोइयां हैं उसका अहाता किया जा सके। अब देखना यह है कि मुस्तकबिल करीब में हुकूमत वक्त की मशीनरी क्या मियां नवाज शरीफ को वापस लेकर आएगी या खुद मियां साहब वतन वापस आकर स्ट्रीट पार दिखाने की एक मरतबा फिर कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी बहरहाल इस तमाम तर सिनेरियो में कहीं अभी दूर दूर तक नहीं है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।